नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 8 अक्टूबर को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रमुख क्वेश्चंस को और उनका एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि नागालैंड के नगाड़ा त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, यानी कि विच ट्राइब इज सेलिब्रेटेड द नगाड़ा फेस्टिवल इन नागालैंड। तो ये रगमा नागा जनजाति जो होती है उसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इससे रिलेटेड हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं। नागालैंड जो यह त्यौहार है नवंबर दिसंबर के अंत में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस त्यौहार के दौरान जो मृतकों की आत्माएं होती हैं उनकी कब्र और रिश्तेदारों के घर आती है। नागालैंड का एक और फेस्टिवल है हॉर्नबिल, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रमुख है, जिसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है और यह 1 से 10 दिसंबर तक यानी 10 दिनों तक मनाया जाता है। आगे हम देख लेते हैं कि अन्य जो त्यौहार हैं वहाँ के, इस महोत्सव का नाम विश्व स्तर पर सम्मानित पक्षी हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है। यानी कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है 1 से 10 दिसंबर तक, यह वहाँ की एक प्रसिद्ध पक्षी है जो कि सम्मानित पक्षी हॉर्नबिल, उसके सम्मान में मनाया जाता है, उसके नाम पे ये रखा गया है। आगे देखते हैं हम नागालैंड के जो अन्य प्रमुख त्यौहार हैं उसमें आपका मेटोनिम्यो है, त्यौहार है, सुक्रेन है, मीटकुटू है, तोखु एमोग है। मणिपुर के कुछ त्यौहारों को हम देख लेते हैं। मणिपुर के कुछ त्यौहार जो प्रमुख हैं वो गान नगाई है, निगली चोकाउबू है, याओ सांग है, संगाई त्यौहार है, सबीजू नोगमा है और पनमा है। उड़ीसा के प्रमुख अगर त्यौहार की बात करें तो इसमें नुआखाई है, कोंकण नृत्य महोत्सव है, रथ यात्रा इत्यादि प्रमुख है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मृणाला साराभाई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, यानी कि मृणाला साराभाई इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस। तो ये भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित है। इनको पद्म श्री जो है 1965 में दिया गया, पद्म भूषण जो है 1992 में इनको प्राप्त हुआ है। अन्य हम इससे संबंधित कुछ कलाकारों को देख लेते हैं। भरतनाट्यम से प्रमुख जो कलाकार संबंधित है वो है रुक्मणी देवी हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, सोनल मानसिंह है, जिन्हें 2003 में आपका सोनल मानसिंह है जो कि ओडिसी भी करती हैं और इनको 2003 में पद्म विभूषण दिया गया था और 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जो सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाली यह एक नर्तक थी। पद्मा सुब्रमण्यम, राम गोपाला, मृणाला साराभाई और टी बाला सरस्वती, बैजंती माला और लीला समसन, ये सभी कलाकार जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। आगे देख लेते हैं कथकली जो है, कथकली से कौन कौन संबंधित है। तो कथकली से रीता गांगुली हैं, उदय शंकर कृष्ण नायर हैं, शांता राव है, मृणाली साराभाई हैं और कृष्णन कुट्टी आनंद शिवरमन है। ये कलाकार इन दोनों नृत्यों से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द नेमसेक, यानी नेमसेक के लेखक कौन है। तो ये झुप्पा लाहिड़ी हैं नेमसेक के लेखक। इनके जो प्रमुख और पुस्तक हैं वो हैं आपका द नेमसेक है, इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज है, अनएक्यूज्ड अर्थ है, हेल एंड हेवन है, इनकी द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक हैं। और भी हम देख लेते हैं जो लेखक से जो आपका पूछा जा रहा है क्वेश्चंस, उसमें हम रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे आने वाले आगामी एग्जाम्स में आने की संभावना है। तो अरुण दत्ती जो रल हैं, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है वो है द गॉड इज ए स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द चेक बुक और आज़ादी, ये इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख पुस्तक है। किराना देसाई द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक जो है वो है आपका द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इम्बैलेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। तो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो है द ब्लू अम्ब्रेला है, द रूम ऑफ द रूफ है, ऑन द रूफ है, एंग्री रिवर है, द गोल्डन ईयर्स है, द गर्ल ऑन द ट्रेन है, द गोल्डन ईयर्स है, इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। शशि थरूर द्वारा भी कई पुस्तकें पूछी जाती हैं। तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर है, जिसमें नरेंद्र मोदी के बारे में चर्चा है और इसको लॉन्च किया गया था 26 अक्टूबर 2018 को। द इग्नग्लोरियस एम्पायर है, अम्बेडकर ए लाइफ है, इनके द्वारा लिखा गया। एन ईरा ऑफ डार्कनेस इनके द्वारा लिखा गया है। वाई आई एम हिंदू इनके द्वारा लिखा गया है। नेहरू की बायोग्राफी इनके द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला रामचंद्र गुहा, इनके द्वारा जो प्रमुख पुस्तक लिखी गई है उसमें है इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी बिफोर इंडिया, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट और मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये 4 पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है।
उसके बाद देख लेते हैं मुल्क राज आनंद के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसमें पूछा जाता है द अनटचेबल के बारे में पूछा जाता है, कूली के बारे में पूछा जाता है। तो इनके द्वारा जो प्रमुख पुस्तक है द अनटचेबल है, कूली है और साथ में टीओ लिव्स एंड ए बर्ड विलेज बाबा इनके द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2023 में प्रो कबड्डी लीग का कौन सा संस्करण हुआ था। तो दिसंबर 2000 यानी विच एडिशन ऑफ द प्रो कबड्डी लीग्स टुक प्लेस इन दिसंबर 2023। तो यह 10वां सीजन हुआ था जिसमें चैंपियन कौन रहा था, पुड़ेरी पल्टन रहा था जो कि अपना पहला खिताब जीता था और द्वितीय विजेता जो था यानी उप विजेता जो था हरियाणा स्टीलर्स रहा था। प्रो कबड्डी की जो शुरुआत हुई थी वो 2014 में हुई थी और जिसमें जयपुर पिंक पैंथर्स जो था इस लीग की पहली विजेता टीम थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शतरंज में गैबिट का क्या मतलब होता है, यानी कि मीनिंग ऑफ गैबिट इन चेस। तो इसमें शतरंज की शुरुआत को संदर्भित करता है, यानी कि जब हम शुरू में शतरंज खेलना शुरू करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उसी को हम गैबिट कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, बिशप की जो मोहरा होता है उसको जानबूझकर बलिदान दिया जाता है, नहीं जानबूझकर उसको एक तरह से कहें तो ऐसी चाल होती है जिसमें वो जानबूझकर मरता है, यानी कि बलिदान हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है, यानी कि व्हाट डज आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू। तो ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है और वित्तीय आपातकाल से संबंधित जो आपके अनुच्छेद है वो निम्नलिखित यहाँ नीचे दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए इसको देख लेते हैं हम लोग। तो अनुच्छेद जो 352 है उसमें आपातकाल की उद्घोषणा है। आर्टिकल 353 जो है उसमें आपका आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव है और आर्टिकल 354 इसमें क्या है, जब आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में है तब राजस्व के विवरण संबंधित उपबंधों का लागू होना है। 355 में बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की संरक्षा करने का कर्तव्य जो होगा वो संघ का होगा, ये इसमें लिखा गया है। आर्टिकल 356 जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है, यानी वहाँ पे कौन सा शासन लगाया जाएगा, ये 356 में है। 357 जो है वो आपका 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है। 358 जो है वो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों को निलंबन करता है। आर्टिकल 359 जो है आपका आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का विलंबन है और आर्टिकल 360 जो है आपका वित्तीय आपात के बारे में बताता है। आर्टिकल 361 देखा जाए तो इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों की सुरक्षा के बारे में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019 और 21 व्हाट इज द परसेंट ऑफ द पॉवर्टी हेड काउंट इन अर्बन इंडिया, यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के मुताबिक साल 2019 और 21 में शहरी भारत में गरीबी की प्रतिशत क्या थी। तो यह 5.27% था। कितना था, 5.27%। और ग्रामीण में गरीबी की दर कितनी थी, तो ये 19.28% थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई, यानी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट हैज़ बीन एडेप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कहाँ से लिया गया है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच फैलियम डू सेजमेंटेड ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू, यानी निम्नलिखित में से किस संघ के जंतुओं का शरीर खंडित होता है। तो ये एनिलिडा संघ के जो जंतु होते हैं उनमें क्या होता है, शरीर जो होता है वो खंडित होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मैनी पिलर्स डज NEP 2020 हैव, नई शिक्षा नीति में कितने स्तंभ पर आधारित है, यानी नई शिक्षा जो नीति है वो कितने स्तंभ पर आधारित है। तो यह मुख्यतः 5 स्तंभ पर आधारित है, जिसमें है एक्सेस है, इक्वलिटी है, क्वालिटी है, अफोर्डेबिलिटी है और अकाउंटेबिलिटी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है NEP में स्कूली शिक्षा कितने भागों में बांटा गया था। तो ये 4 भागों में बांटा गया था, जो आपका पहले 5 वर्ष, फिर 3 वर्ष, फिर 3 वर्ष और फिर क्या था 4 वर्ष था। 4 भागों में इसको बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि PM नरेंद्र मोदी रिसीव ऑर्डर ऑफ द नील अवार्ड फ्रॉम विच कंट्री, यानी किस कंट्री ने PM नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नील पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो यह मिस्र ने किया है, 25 जून 2023 को किया था और यह मिस्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। PM नरेंद्र मोदी को प्राप्त अन्य जो नागरिक पुरस्कार है उसे हम देख लेते हैं। लगभग उन्हें आपका 16 देशों से अब तक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त हो चुका है।
2016 में उन्हें सऊदी अरब द्वारा वहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किंग अब्दुल अजीज शेख से सम्मानित किया गया था। 2018 में उन्हें अफगानिस्तान के द्वारा स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी से सम्मानित किया गया था। फिर 2018 में उन्हें फिलिस्तीन के द्वारा ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया गया था। 2019 में उन्हें संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया था। और 2019 में फिर उन्हें 2019 में रूस के द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट एड्यूस से सम्मानित किया गया था। 2019 में ही मालदीव के द्वारा उन्हें ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया गया था। 2019 में बहरीन के द्वारा उन्हें किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेसन से सम्मानित किया गया था। 2020 में अमेरिका के द्वारा उन्हें लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। 2021 में भूटान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्लोपा के से सम्मानित किया गया था। 2023 में उन्हें पाउला गणराज के द्वारा एबकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2023 में ही फिजी के द्वारा उन्हें कैपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। और साथ ही 2023 में उन्हें कई देशों द्वारा सम्मानित किया गया है, जिसमें आपका पापुआ न्यू गिनी के द्वारा उन्हें ग्रैंड कैपियन ऑफ द अवार्ड ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया। 2023 में मिस्र के द्वारा उन्हें ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। 2023 में फ्रांस के द्वारा उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। 2023 में उन्हें ग्रीस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। और साथ में 2024 में रूस के द्वारा उन्हें ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रूस द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है। तो ये 16 जो कंट्री हैं, 16 कंट्री द्वारा जो सम्मान इनको मिला है वो यहाँ पे है, आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से था, जिसमें मिलान करना था। तो इसमें था कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो जेपी नारायण ने किया था। और नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इसे सुंदरनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो यह 1876 में कोलकाता वेस्ट बंगाल में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संगे मिल से मुलाकात 1989 में जो डॉक्यूमेंट्री आई थी वह किसके जीवन और संगीत पर आधारित थी? यानी कि संगे मिल से मुलाकात डॉक्यूमेंट्री इज बेस्ड ऑन हुज लाइफ एंड म्यूजिक। तो यह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से संबंधित थी, जो कि प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। इनको भारत रत्न 2001 में दिया गया। संगीत नाटक अकादमी जो है पुरस्कार इनको 1956 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? कि व्हेन इज यूनिटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो यह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यह भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भीतरगांव मंदिर किससे निर्मित है? यानी कि व्हाट इज द भीतरगांव टेम्पल मेड ऑफ? यानी किससे बना हुआ है? तो ये ब्रिक्स और टेराकोटा से बना है, यानी मिट्टी से बना है, जो कि कानपुर के उत्तर प्रदेश में है। इसका निर्माण जो है गुप्त साम्राज्य के दौरान 5वीं शताब्दी AD में किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि काल बैसाखी चलती है, यानी काल बैसाखी जो कहाँ बहती है? ये एक प्रकार की हवा होती है जो कि वेस्ट बंगाल में पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होने की वजह से तेज तूफान आता है, जिसे हम काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। इसमें हिंसक झोंक और भारी बारिश से जुड़े तूफान होते हैं, जिन्हें काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट इन इंडिया? तो भारत में पहली जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है NPP, वह साल 1976 में लागू किया गया था। फिर 2000 में भारत ने इस नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाई थी, जो कि MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित एक विशेष दल के सिफारिश पर आधार पर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पिपराहवा स्तूप किसने बनवाया? यानी कि हु बिल्ट पिपराहवा स्तूप? तो ये शाक्यों द्वारा बनवाया गया था। पिपराहवा स्तूप का निर्माण जो है 3 चरणों में हुआ था, जिसका पहला चरण बुद्ध की मृत्यु के समय शाक्यों द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन लौह युग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिए गए थे, उसमें एक ऑप्शन था मेहरौली का लौह स्तंभ। तो यही करेक्ट होगा, क्योंकि यह लौह युग से संबंधित नहीं है। तो ये शिफ्ट 3 में पूछे गए कुछ जरूरी क्वेश्चंस थे, यानी कि पूछे गए उसमें के क्वेश्चंस थे, जिसका एनालिसिस कराया गया है।
साथ ही आप अगर अन्य वीडियो चाहते हैं, जल्द ही आपको इंग्लिश का वीडियो भी इसमें पूछे गए अपलोड किए जाएंगे, उसे आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चैनल से आप जुड़ जाइए। और साथ ही जो आपका नृत्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जल्द ही आपको नृत्य से एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कुछ क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। तो चैनल से आप जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।